अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है उसका लास्ट लेक्चर कवर कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक है और स्टेशियोमेट्री का भी लास्ट टॉपिक है बेसिकली। और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा थंबनेल के अंदर कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। अब या तो आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहो या लिमिटिंग रिएजेंट कहो, एक ही बात है। पहले डेफिनेशन देख लो फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहली बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ना एक ऐसा रिएक्टेंट है, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड या कंज्यूम कह लो इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो रिएक्टेंट जो कि मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाए और सबसे पहले कंज्यूम हो जाए, पहला ऐसा रिएक्टेंट जो कि मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा कर लो, द फर्स्ट रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट जो कि मुकम्मल तौर पे केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, यानी कि उसके बाद फिर रिएक्शन हो ही ना, और ये क्या करे, इट स्टॉप्स द रिएक्शन। ये रिएक्शन को क्या कर दे, ये रिएक्शन को कर दे स्टॉप, यानी कि जैसे ही वो जाहिर सी बात है खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट तो रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि लिमिट करता है रिएक्शन को, ठीक है ना, ऐसे समझाता हूं इसको, रिएक्टेंट विच लिमिट्स द रिएक्शन। नाम से जाहिर है ना कि जो रिएक्शन को लिमिट करे कि रिएक्शन कितना होगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो एक ऐसा रिएक्टेंट है जो लिमिट कर रहा है रिएक्शन को। ठीक है, क्या मतलब, एक एग्जाम्पल, एक जनरल एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम बनाना चाहते हैं 1 कप ऑफ टी। ठीक है ना, मैं चाय का 1 कप बनाना चाह रहा हूं। अब चाय का 1 कप बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 2 स्पून्स ऑफ टी लीव्स, यानी कि चाय की जो पत्तियां हैं ना उनके मुझे 2 स्पून चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए 1 कप ऑफ वाटर, पानी का 1 कप चाहिए, और इसी तरीके से मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 1 स्पून ऑफ शुगर। तो इस रिएक्शन के मुताबिक, ये जो रिएक्शन मैंने आपको अभी बना के बताया, इसके मुताबिक ये जो हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है ये हमारा क्या है, इट इज आवर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं यहां से लेके यहां तक, ये बेसिकली किसको शो कर रहे हैं, ये बेसिकली शो कर रहे हैं रिएक्टेंट्स को। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पे मैं एक रिएक्शन, मुझे जो है वो कुछ अमाउंट दिया गया, इन सब चीजों का, इन तीनों चीजों का कुछ अमाउंट दिया गया और कहा गया कि देखो इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है, सॉरी कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कप्स ऑफ टी बनाने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे दिए गए 5 कप, ठीक है, मुझे दिए गए 5 कप ऑफ वाटर, पानी के 5 कप दे दिए। ठीक है, और इसी तरीके से मुझे दे दिए मिसाल के तौर पे 6 स्पून दे दिए गए मुझे शुगर के। ठीक है ना, चाय जो चीनी है उसके मुझे 6 स्पून दिए गए, और इसी के साथ साथ मुझे दिए गए लेट से 8 स्पून ऑफ टी लीव्स। ठीक है, जो टी लीव्स हैं, जो चाय की पत्ती है, उसके मुझे 8 चम्मच दिए गए। अब ये बताइए कि इनकी मदद से मैं कितने कप बना सकता हूं टोटल। तो देखो, अगर तो मैं 5 कप बनाने की कोशिश करूंगा तो 5 कप के लिए 5 के डबल मुझे स्पून चाहिए होते हैं, तो मुझे 10 स्पून चाहिए चाय की पत्ती के, जो कि अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, जबकि मुझे जो है वो शुगर मिल जाएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या चीज खत्म होगी, सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 4 कप बना लूं चाय के, 4 कप ऑफ टी। ठीक है ना, चाय के अगर मैं 4 कप बनाऊंगा तो 4 कप के अंदर देखो अवेलेबल है, यहाँ पे एक बच जाएगा एक्सेस में, इधर एक एक्सेस में बच जाएगा कप। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, 4 इस्तेमाल कर रहा हूं तो शुगर तो 1 1 चम्मच चाहिए, तो यहाँ पे 4 इस्तेमाल हो जाएंगे, कितना बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। लेकिन इन 4 कप बनाने में 8 के 8 जो स्पून हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगे। यानी सबसे पहले जो चीज यहाँ पे खत्म हो रही है वो है हमारे पास टी लीव्स। तो चाय की पत्ती जो है वो फिलहाल हमारे पास क्या है, हम इसको बोल देंगे कि जो टी लीव्स हैं आर
लिमिटिंग, ठीक है ना, वो लिमिट कर रहे हैं कि मैं 5 नहीं बना सकता बल्कि मैं 4 कप ऑफ टी बना सकता हूं। जबकि अगर आप देखो पानी का 1 कप अभी भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है हमारे पास, शुगर जो है हमारे पास 2 चम्मच एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। तो यहां पर जिसने लिमिट करा के मैं कितनी चाय की कप बना पाऊंगा वो है चाय की पत्ती के स्पून्स, जो कि मेरे पास 8 थे। हालांकि देखने में ज्यादा लग रहे थे लेकिन क्योंकि उनका इस्तेमाल भी ज्यादा था तो वो बन गए हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आप बना सकते हो और आप समझ सकते हो कि कौन सी ऐसी चीजें जो पहले इस्तेमाल हो जाती है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक मैंने एग्जांपल रखी है, एक्स्ट्रा बाहर की एग्जांपल रखी और एक बुक की सॉल्व एग्जांपल है, उसको सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले ये वाली रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है ना। कितना अमाउंट होगा NH3 का मोल्स के अंदर मालूम करना है, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना बना सकते हैं, जबकि हमारे पास 3.2 मोल्स हैं N2 के और 5.4 मोल्स हैं H2 के, और हमें यही पता करना है कि विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या था। तो देखो रिएक्शन के मुताबिक हमारे पास N2, अगर रिएक्शन गिवन ना हो तो फिर रिएक्शन भी जाहिर सी बात है हमें लिखना पड़ेगा। तो N2 प्लस H2 ये बनाते हैं हमारे पास NH3, ठीक है ना। और बैलेंस करना जरूरी है ताकि नंबर ऑफ मोल्स भी पता लग जाए तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 3 जार 6, तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6, ठीक है जी। तो एक्चुअली जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर 1 मोल है नाइट्रोजन का, 3 मोल है हाइड्रोजन के और 2 मोल नजर आ रहे हैं हमें अमोनिया के NH3 के। अब मुझे चेक करना है, दोनों को बारी बारी चेक करना है, 2 रिएक्टेंट है, अब दोनों को हम चेक करेंगे कि भाई किसके साथ कितना जो है वो दूसरा रिएक्टेंट चाहिए मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं चेक करता हूं फॉर N2, अगर मैं नाइट्रोजन को चेक करता हूं तो नाइट्रोजन के लिए एक बात आप याद रखिए, नाइट्रोजन मुझे कितना गिवन है, नाइट्रोजन है 3.2 मोल, 3.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। तो अगर मैं 3.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मुकम्मल इस्तेमाल करना चाह रहा हूं तो मुझे हाइड्रोजन कितने यूज करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन उसके 3 टाइम्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देख लो 1 का 3 गुना है तो यहाँ पे भी 3.2 का 3 गुना हो जाएगा। तो 3.2 का 3 गुना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9.6 मोल्स, ठीक है। तो एक तो कहानी ये हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि क्या हाइड्रोजन है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हाइड्रोजन के लिमिटिंग रिएक्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, पहले मुझे ये वाला कॉलम फिल करना पड़ेगा। ये वाला कॉलम कितना है, ये हाइड्रोजन का 5.4 मोल्स, यानी कि क्या 5.4 मोल्स इस्तेमाल हो सकते हैं हाइड्रोजन के लिए, तो उसके लिए मुझे N2 कितने दरकार हैं। तो अगर 5.4 मोल्स हैं तो मुझे N2 दरकार है यहाँ पर 5.4 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 1/3 इस्तेमाल होता है जो नाइट्रोजन होता है ना, 1/3 इस्तेमाल हो रहा है नाइट्रोजन, देख सकते हो 1 नाइट्रोजन तो 3 हाइड्रोजन, तो अगर 1 हाइड्रोजन होगा तो इसका मतलब 1/3 हो जाएगा। तो 5.4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हो जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.8 मोल्स, ठीक है। इसके कितने हो गए, 1.8 मोल्स। अब आपने ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं अगर N2 को चेक करता हूं, पहले मैंने दोनों सॉल्व कर लिए, अगर 9.6 पहले हमने N2 के लिए सॉल्व करा था, अगर 3.2 मोल्स मैं पूरे के पूरे इस्तेमाल करना चाह रहा हूं तो मुझे कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है, मुझे 9.6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है। बट हाइड्रोजन के मोल्स 9.2 तो है ही नहीं, वो तो 5.4 है। इसका मतलब पूरे 3.2 मोल्स नाइट्रोजन के यूज नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर वो यूज हो पाते तो हमारे पास 9.6 मोल्स होने चाहिए थे हाइड्रोजन के, जो कि अवेलेबल नहीं है। और दूसरे केस के अंदर अब अगर यहां पे देखो तो अब मैं हाइड्रोजन को चेक कर रहा हूं, अगर हाइड्रोजन के 5.4 मोल्स मैं देख रहा हूं कि वो पूरे के पूरे इस्तेमाल हो जाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए मुझे जरूरत है हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के 1.8 मोल की, और यहां पर नाइट्रोजन के 3.2 उससे ज्यादा तादाद में मौजूद है। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर 1.8 मोल इस्तेमाल होंगे हाइड्रोजन के और फिर 5.4 मोल्स पूरे के पूरे कंज्यूम हो जाएंगे हाइड्रोजन के। तो यहां पे हम वो अहम बात लिखेंगे सबसे पहले कि विच इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो याद रखिए H2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। H2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि याद रखिए 5.4 जो कि मोल्स हाइड्रोजन के गिवन है उनको पूरा का पूरा कंज्यूम होने के लिए नाइट्रोजन के कितने दरकार है, नाइट्रोजन के दरकार है 1.8 मोल, और वो अवेलेबल है, तो वो हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो हम हाइड्रोजन के जरिए कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अब अगर ये जो पहला वाला सवाल था कितना अमोनिया जो है वो हम बनाएंगे, कितने मोल्स ऑफ अमोनिया, तो याद रखिए 3 मोल्स
ऑफ H2 क्या बनाते हैं, 3 मोल्स ऑफ H2 बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, NH3। तो इसका मतलब 1 मोल कितना बनाएगा, इसका मतलब हो गया 1 मोल बनाएगा हाइड्रोजन का कितना 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। और यहां पर मुझे कितने मोल्स हैं जो कि H2 के हैं, H2 के हैं हमारे पास कितने लिखे हुए हैं, ये हैं 5.4 मोल्स। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5.4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो 5.4 इंटू, ये हो गया 5.4 इंटू क्या है 2, और फिर इसको हम डिवाइड कराएंगे 3 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.6 मोल्स ऑफ अमोनिया, जो कि हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना था। और यहाँ पे ब्लॉक के अंदर हम दिखा भी देते हैं 3.6 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे, जो कि इन्होंने मालूम करने के लिए कहा था विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके जी, तो अब वो बुक वाली एग्जाम्पल ही बताते हैं। बुक में थोड़े से लंबे तरीके सॉल्व हुई है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके समझाता हूँ। और लॉजिक आपने समझनी है बेसिकली ना। सोडियम थायोसल्फेट बन रहा है Na2S2O3 इस रिएक्शन के जरिए, जो कि रिएक्शन गिवन भी है। हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना है हमें, ग्राम्स में कैलकुलेशन करनी है ऑफ सोडियम थायोसल्फेट विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 200 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द, ये जो रिएक्टेंट है वो मौजूद है, ठीक है ना, ये यानी कि दोनों के दोनों जो तीनों के तीनों मौजूद हैं वो 200 ग्राम है। अब यहां पर अगर आप रेशो देखो सबसे पहले, तो रेशो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे 2 Na2CO3 का 1 का आ रहा है, और यहाँ पर SO2 का आ रहा है 4। तो 2, 1 और 4 का चक्कर है ना, इससे आपने याद रखना है, फिर आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने नहीं करा था क्योंकि हमें डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, हर एक के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे ताकि ईजी हो जाए हमारा काम। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, हर एक का मास मुझे पता है। नंबर ऑफ मोल का मतलब हो गया मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम बात करेंगे Na2S की, ठीक है, तो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास कितने मोल बनेंगे इसके, मास हर एक का 200 है, डिवाइड बाय मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना बनेगा, सोडियम का हो गया 23 इंटू 2, और सल्फर का हो गया हमारे पास 32, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 78 विच इज इक्वल टू 2.56 मोल्स, ठीक है, ये इसके मोल्स हो गए। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे हम Na2 सोडियम कार्बोनेट। तो क्या बना, इसके बन जाएंगे वही बात है 200 डिवाइड बाय सोडियम के कितने हो गए, सोडियम का हो गया 23 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, कार्बन के हो गए 12, और ऑक्सीजन का हो गया यहाँ पर 16, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। कितना बन गया, ये हो गया 106। 200 डिवाइड बाय 106 इज इक्वल टू 1.886 मोल्स, ठीक है। और फाइनली SO2 का निकाल लेते हैं। तो SO2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाय सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32 32 64, ये हो गया 200 डिवाइड बाय 64। तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बन गए, इसके हो गए 3.12 मोल्स, ठीक है, हर एक के मोल्स आ गए। अब ये सवाल बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह से हो गया कि मुझे हर एक को जो है वो चेक करना पड़ेगा कि कौन जो है वो लिमिटिंग है, कौन जो है वो लिमिटिंग नहीं है, ठीक है ना। तो मुकम्मल जो रिएक्शन है उसको थोड़ा सा यहाँ पे रेशो वाइज में लिख लेता हूँ कि क्या क्या था। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास आ रहा था Na2S, फिर आ रहा था हमारे पास Na2CO3, फिर आ रहा था हमारे पास SO2, ठीक है ना। ये हमें गिवन है, ये तीनों रिएक्टेंट्स हैं, और इनका जो एक्चुअल रेशो था इसके 2 मोल्स हैं, इसका 1 मोल है और इसके 4 मोल हैं। अब मैं 1 बाय 1 ना सबके लिए चेक करूंगा, हर एक के लिए चेक करूंगा 1 बाय 1 तीनों के लिए, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सा वाला है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इधर हम कर लेंगे फॉर, पहले कौन सा है, पहले हम चेक कर लेंगे Na2CO3 के लिए, फिर हम चेक कर लेंगे फॉर SO2, और फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे फॉर Na2S के लिए, ठीक है जी। हर एक के मोल्स ऑलरेडी मुझे पता लग चुके हैं। अब सबसे पहली बात, अगर हम बात कर रहे हैं Na2CO3 के लिए, तो Na2CO3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यहाँ है हमारे पास 1.886 मोल्स। इसके आ जाएंगे Na2CO3 के लिए पहले कर रहे हैं, तो ये आ जाएंगे 1.886 मोल्स, ठीक है ना, इसके इतने मोल्स हैं।
अब आप नोट करो कि जो Na2S के मोल्स हैं वो इस वाले के यानी कि सोडियम कार्बोनेट के डबल होते हैं, है ना, क्लियरली नजर आ रहा है। सोडियम सल्फेट के जो नजर आ रहे हैं वो इसके डबल नजर आ रहे हैं। तो डबल का मतलब हो गया ये हो जाएगा 1.886 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, और 1.886 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 3.772। ओके जी। और अगर मैं चाह रहा हूं कि ये सोडियम कार्बोनेट मुकम्मल इस्तेमाल हो जाए तो ये जो SO2 है वो उसका 4 गुना होता है। SO2 उसका 4 गुना होना चाहिए। तो 4 गुना होने का मतलब ये हो गया कि जो 1.886 है इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा इस वजह से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.544। पूरा सॉल्व करेंगे फिर डिसाइड कर लेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अभी मैंने किससे डिसाइड किया? अभी मैंने डिसाइड किया है इस वाले से। ओके, अब आ जाओ SO2 के लिए। SO2 के लिए 4, जो 4 मोल वाली बात है ना वो वाली। SO2 के कितने हमारे पास 3.12, ये आ गया हमारे पास 3.12 मोल्स। इसके सारे के सारे मोल इस्तेमाल हो जाएं उसके लिए देखते हैं कि बाकी दोनों की कितनी जरूरत है। तो आप देख सकते हो Na2CO3 1/4 होता है, यानी कि अगर एक इसके 4 इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका एक इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब SO2 का अगर एक इस्तेमाल होगा तो इसका 1/4 इस्तेमाल होगा, यानी कि इसी वैल्यू को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा SO2 मुकम्मल कंज्यूम हो जाए तो Na2CO3 कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 0.78। ठीक है जी। और इसी तरीके से आप देख सकते हो कि Na2S जो है वो SO2 का आधा है। देख लो ना, ये इसके 4 है, इसका 2 है, तो आधा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3.12 का हमें करना पड़ेगा आधा, और जैसे ही हम इसका आधा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.56 मोल्स। ठीक है ना, सारे मोल्स में चल रहे हैं। इसको भी चेक कर लिया। अब बारी है हम Na2S के कितने थे मोल्स? ऊपर देखो, चेक करो, 2.56, इसके हैं 2.56 मोल्स। अगर मैं चाहता हूं कि ये 2.56 मोल्स सारे के सारे यूटिलाइज हो जाएं तो आप नोट करो जितना Na2S होता है Na2CO3 उसका आधा होता है। देख लो, ये 2 है तो ये 1 हो गया तो आधा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.56 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आ जाएगा 1.28 मोल्स होने चाहिए इसके। और देख लो यहाँ पर कि जितना Na2S होता है SO2 उसका डबल होता है, तो इसका मतलब हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.56 तो हो जाएगा 5.12। तो हमने इसको भी चेक कर लिया। अब आप नोट ये करेंगे कि क्या अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है ना, कितना कितना अवेलेबल है। तो अगर मैं चाहता हूं कि Na2CO3 सारा का सारा कंज्यूम हो जाए तो उसके लिए Na2S कितना चाहिए? उसके लिए Na2S चाहिए 3.772, और Na2CO3 कितना अवेलेबल है हमारे पास? वो है 1.886। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है Na2CO3 हमें हमारे रिएक्शन को बिल्कुल भी लिमिट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उतना अवेलेबल ही नहीं है कि 1.886 मोल्स जो है वो मुकम्मल तौर पे कंज्यूम हो जाएं। ठीक है जी। SO2 को चेक करते हैं। SO2 के लिए, SO2 को मुकम्मल कंज्यूम कराने के लिए हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 0.78 मोल्स Na2CO3 के। कितने चाहिए? 0.78 Na2CO3 के। उससे ज्यादा अवेलेबल है यहाँ पर। इसी तरीके से 3.12 मुकम्मल कंज्यूम होने के लिए SO2 का Na2S का कितना चाहिए? 1.56 Na2S का चाहिए, और देख लो उससे ज्यादा अवेलेबल है। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर 3.12 मोल मुकम्मल इस्तेमाल हो सकते हैं सल्फर के। ठीक है ना, इसका मतलब SO2 हमारे पास क्या है? SO2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि उसको मुकम्मल कंज्यूम करने के लिए जितनी बाकी चीजें चाहिए उतनी अवेलेबल है। ठीक है। Na2S का भी चेक करवा देता हूं। Na2S के लिए हम चाह रहे हैं कि 2.56 मोल्स मुकम्मल इस्तेमाल हो जाएं। ठीक है, Na2S के। तो उसके लिए Na2CO3 कितना चाहिए? Na2CO3 चाहिए 1.28 मोल्स। Na2CO3 चाहिए 1.82 मोल्स, और आप देख लो वो तो उससे कम ही, कितना है? 1.886। चलो ये तो सही है, ये तो फिर भी ज्यादा है, यानी कि ये कंज्यूम हो सकता है मुकम्मल, क्योंकि Na2CO3 उतना अवेलेबल है। लेकिन क्या SO2 भी उतना अवेलेबल है? इसको मुकम्मल कंज्यूम होने के लिए हमें चाहिए SO2 के 5.12 मोल,
और इसके सिर्फ और सिर्फ 3.12 मोल अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुकम्मल तौर पे कंज्यूम नहीं हो पाएगा Na2S, जबकि जो SO2 है उसको हम मुकम्मल तौर पे कंज्यूम कर पाएंगे। ठीक है जी, तो डिसाइड तो हो गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लेकिन अब सवाल क्या था? सवाल ये था कि कितने ग्राम्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट बनेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना ना कितना। तो अब सोडियम थायोसल्फेट कैलकुलेट करने के लिए हम एक अगले पेज पे चलते हैं, उधर आपको समझा देते हैं। ठीक है, अब हमें एक बात पता लग गई है कि जो 4 मोल्स हैं उस रिएक्शन के अंदर, जो कि हमें शो कर रहे थे, 4 मोल्स कितने मोल्स बना रहे हैं, देख लो कितने मोल्स थे इसके। कौन सा क्वेश्चन था, आगे पीछे हो गया। 4 मोल्स है ना इसके SO2 के, वही हमारे पास लिमिटिंग है। और वो कितने बना रहा है? वो बना रहा है 3 मोल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। 4 मोल्स जो है SO2 के वो बना रहे थे 3 मोल्स, ठीक है ना, वो 3 मोल्स बना रहा है हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट के, ये आ गया S2O3, 3 मोल्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब एक मोल जो होगा, एक मोल होगा SO2 का, वो कितना बनाएगा? वो बना देगा 3/4 मोल्स ऑफ Na2SO3। बट SO2 अवेलेबल कितना है हमारे पास? SO2 हमारे पास अवेलेबल है ओनली 3.12 मोल। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 3.12 मोल्स ऑफ SO2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3.12 डिवाइड बाय 4, इट विल बी इक्वल टू 2.34 मोल्स। और एक मरतबा अगर हमें मोल्स पता लग गए तो कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है ग्राम्स के अंदर। तो कितना बनेगा हमारे पास Na2S2O3, इसका पहले कैलकुलेशन कर लो कितना बना, 23 इंटू 2, और सल्फर हो गया तो ये हो गया 32 इंटू 2, और ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसकी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 46, ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा हमारे पास 48। तो टोटल कर लेते हैं, टोटल हो जाएगा हमारे पास 46 प्लस 64 प्लस 48, ये हो गया हमारे पास 158। ठीक है जी, तो 158 आ गया यहाँ पर। अब आप देख सकते हो क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है मास, तो मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ Na2S2O3, मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स से। तो नंबर ऑफ मोल्स आए थे 2.34 इंटू मॉलिक्यूलर मास आ गया 158, तो हमारा आंसर आ जाएगा 369.72 ग्राम्स। तो जो क्वेश्चन था रिक्वायर्ड कि कितना जो है वो बन सकता है सोडियम थायोसल्फेट, वो डिपेंड कर रहा था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक SO2 जो था वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो उसकी वजह से हमने कैलकुलेशन कर ली। सो दैट्स इट, आई होप समझ में आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल्स के जरिए समझाने की कोशिश करी है, और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज।